बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 11th केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, आज हम 2016 का सप्ली का फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम जो है सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी, लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Why charge to mass ratio of cathode rays remains the same for all gases? तो स्टूडेंट्स ये हम ऑलरेडी 2015 सेकेंड पेपर में डिस्कस कर चुके हैं और आपने अंडरस्टैंड भी कर लिया है और प्रिपेयर भी कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। अब देखें, ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन भी आपको दिया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको चार्ज की वैल्यू आनी चाहिए जो कि दोनों के लिए सेम होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, लेकिन उनका साइन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वो सेम होगा। और इसके बाद हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं हमने किस तरह सॉल्व करना है। चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.672 × 10⁻27 kg। और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द प्रोटॉन अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो आप चार्ज को मास से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 9.57 × 10⁻7 कूलम्स पर kg। इसी तरीके से अगर आपको चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो चार्ज की वैल्यू आप यही रखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 9.11 × 10⁻31 kg होगा, ठीक है। और उसको आपने डिवाइड करके आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय मिक्सचर कंटेनिंग 2 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड 32 grams ऑफ मीथेन इन अ वॉल्यूम ऑफ 20 dm³ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेसिकली हमारे पास इसमें इक्वेशन तो वही लगेगी ना, PV = nRT, ठीक है। इससे हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है तो मीन्स कि हमने क्या करना होगा, वॉल्यूम को दूसरी तरफ जो है वो डिवाइड करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप जो है वो प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें R की वैल्यू आपने गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है वो आपने चूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू दी यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। यानी प्रेशर तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो बाकी वॉल्यूम रह गया, वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली आप R को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर को आप 273 केल्विन में कर देंगे। बेसिकली आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यानी आपने 2 गैसेस ली हुई हैं तो उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर आप डालेंगे NT डालेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पर उन्होंने डाटा में आपको क्या किया, एक के तो मोल्स दे दिए और एक के मोल्स खुद कहा कि खुद फाइंड आउट करें, उसको ग्राम्स में दे दिया, ठीक है। 32 ग्राम्स में दे दिया तो उसके आपने मोल्स खुद फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। मोल्स ऑक्सीजन के दिए हुए हैं, मास ऑफ मीथेन दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है 20 dm³, टेम्परेचर दिया हुआ है 273 केल्विन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। मोल्स पहले आप फाइंड आउट कर लें मीथेन के, ठीक है। 32 / 16, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 moles, ठीक है। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 2 moles ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 moles ऑफ मीथेन, 4 moles हो गए, ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं PT = NTRT / V, ठीक है। इसमें हम पुट कर देते हैं। अब R की वैल्यू जो है वो हमने 0.0821 ली है क्योंकि उसके यूनिट्स हैं हमारे पास ATM, dm³ पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो हमारे पास चूँकि जो वॉल्यूम है वो dm³ में दिया हुआ था इसलिए हमने यही वाली चूज़ कर ली और अब हमारे पास आंसर जो है वो प्रेशर का ATM में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। KSP फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻11। फाइंड POH ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी रिपीट भी हो चुके हैं, ठीक है, 2013 एंड 15 के पेपर में। मीन्स के स्लाइड चेंज के साथ जब ये क्वेश्चन आ जाता है, मीन्स के न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज है या आपके पास जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन है वो डिफरेंट है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट X इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको फाइंड क्या करनी है,
आपको POH फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर POH आपने फाइंड आउट करनी है तो POH डायरेक्ट तो फाइंड आउट नहीं होगी, आपको नेगेटिव लॉग ऑफ OH कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब OH की कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी? सॉल्युबिलिटी से पता चलेगी, ठीक है। मींस कि ये आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, उससे आप सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करें और जब सॉल्युबिलिटी आ जाएगी और उससे आपने नेगेटिव लॉग ऑफ OH ले लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। लेट X इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम एक्सेस अमाउंट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास आयनाइज हो गया है 1 मैग्नीशियम आयन एंड 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स में। अब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो हमने अगर A अमाउंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ली है तो हमारे पास आयन्स जो हैं वो 0 होंगे, लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट्स की कम हो जाएगी। वो जो कम होगी वो हम क्या करेंगे -X, और कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट की बनेगी, ठीक है। तो अब वो कितने मोल्स बन रहे हैं? वो X मोल्स बन रहे हैं। अगर मैग्नीशियम के यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है तो आप 1X ही बनाएंगे, अगर यहाँ पर 2 है तो आपने 2X अमाउंट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी मिस्टेक नहीं होगी तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक होगा। ऐसा नहीं करना हमने कि मैग्नीशियम भी जो है वो X अमाउंट बन रहा है और हाइड्रोक्सिल भी X अमाउंट बन रहा है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। और दूसरा ये बात है कि अगर यहाँ पर 2 मोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस इक्वेशन हुई होती, यहाँ पर 2 मोल्स होते तो हमने फिर यहाँ पर क्या लिखना था? A - 2X, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि कोएफिशिएंट जो होगा उसके अकॉर्डिंगली ही हम इस जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के कोएफिशिएंट्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया है। अब इससे हमने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन द मोलर रेशियोज आर मैग्नीशियम आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन का स्क्वायर है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीशियम आयन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयन उसका स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास KSP आ गया है। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। X मैग्नीशियम जो है वो X है और हाइड्रोक्सिल 2X है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4x³ आ जाएगा। और अगर हम इसका 4x³ में से इसका स्क्वायर मतलब 4 को पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जो आंसर आएगा फिर हम इसको x का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। पूरे होल इक्वेशन का क्यूब रूट ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई है कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, ठीक है। मींस के x की वैल्यू आई है, लेकिन अगर हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नीशियम की तो वो डायरेक्ट x ही होगी, लेकिन अगर हमने हाइड्रोक्सिल की फाइंड आउट करनी है तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस एज फॉलोज। हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो 2x के बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.000171। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आ गई है। लास्ट में हम इसका नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ले लेंगे तो हमारे पास pH आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना था। ये pH नहीं सॉरी POH आ जाएगी, 3.47 POH, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम एंड व्हाई इज एक्चुअल यील्ड लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड वाला तो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है 2015 के 3rd पेपर में। तो हम यहाँ पर मोलर वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? जैसे कि इसका नेम ही शो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है। इसी तरीके से ना, तो इसको आप कैसे लेंगे? 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्युपाई 22.414 dm³ वॉल्यूम, ठीक है। एंड दिस वॉल्यूम ऑफ 22.414 इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। सिंपल डेफिनेशन है। और इसकी एग्जांपल्स भी आपने लिखनी है कि अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन होगा एट STP, वो भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा और उसके भी 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। और अगर क्लोरीन है, एनी अदर कुछ भी गैस है, ठीक है, आपने एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स इसके साथ मेंशन कर देनी है। क्लोरीन अगर 1 मोल लेंगे उसका भी इतना ही वॉल्यूम होगा और पार्टिकल्स जो हैं वो भी 6.02 × 10⁻23 ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये भी एज इट इज़ रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन 3 डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। ये भी 2014 के 2nd पेपर में भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज लेवलिंग इफेक्ट, हाउ कैन इट
बी कंपनसेटेड फॉर? ये एक आप कह सकते हैं कि नया क्वेश्चन है, पहले ये नहीं पूछा गया, ठीक है। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना यहाँ पर लेवलिंग इफेक्ट को, ठीक है। वैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, लेवल मींस के किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, सब चीज़ों को एक ही लेवल पे रख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी एसिड्स होंगे, बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड्स होंगे, अगर हम उनको वाटर में डालते हैं, ठीक है, वाटर में डालते हैं, तो उससे वो क्या करता है, H3O पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये H3O पॉजिटिव क्या बन गया, हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बन गया, क्योंकि वाटर बेस एक्ट कर रहा था, ये एसिड्स थे, वाटर बेस एक्ट कर रहा था, तो बेस जो है वो कन्वर्ट हो गई कॉन्जुगेट एसिड में, ठीक है। अब हम कोई भी एसिड डालेंगे ना वाटर में, नाइट्रिक एसिड वाटर में डालेंगे, वो भी यही वाला कॉन्जुगेट एसिड बना देगा, HCl डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और वाटर भी जो है वो बहुत अच्छे से ये वाले प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और सबको जो है वो एक लेवल पे शो करता है, मींस के वो ये शो करता है कि सबकी एक ही स्ट्रेंथ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर इस जो प्रॉब्लम को जो है वो किस तरीके से हम कंपनसेट कर सकते हैं कि अगर हम वाटर की जगह कोई वीक बेस ले लें, ठीक है, वीक बेस ले लें, जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर हम एसिटिक एसिड ले लें जो कि वीक बेस एक्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ अगर वीक एसिड्स को रिएक्ट करवाया जाता है तो वो वीक एसिड जो है बेस एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वीक बेस क्या होगी, इसकी टेंडेंसी बहुत कम है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब ये जब हम इस पे कोई एक एसिड डालेंगे तो वो डिफरेंट एक्सटेंट तक जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब इन सब की भी डिफरेंट जो है वो स्ट्रेंथ्स है ना। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो जो है वो एसिटिक एसिड को ज़्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करवाएगा, जो थोड़ा सा कम उसकी स्ट्रेंथ है वो कम एसिड जो है वो प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करवाएगा, ठीक है। तो सब के जो जब हम उनको एसिटिक एसिड में डालेंगे तो सबकी स्ट्रेंथ डिफरेंट जो है वो शो हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड इजीली सबसे प्रोटॉन्स एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वो सबको डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से मैंने ज़्यादा अच्छे से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिए, ये थोड़ा सा कम है, अब थोड़े से कम मैंने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। अब आपने इसको लिखना कैसे है उसको देख लें। लेवलिंग इफेक्ट, पहले उसकी डेफिनेशन लिखें। द इनएबिलिटी ऑफ एनी सॉल्वेंट टू डिफरेंशिएट अमॉन्ग द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑल एसिड्स इज टर्म्ड एज लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। यानी कोई भी एसिड अगर जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता तो उसकी इस इनएबिलिटी को क्या हम कहेंगे, लेवलिंग इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बीच में आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है HClO4, परक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड in water appears to be of equal strength, ठीक है। So water as a base is unable to differentiate among the relative acidic strengths of acids stronger than hydroxonium ion, ठीक है। मीन्स कि हाइड्रोक्सोनियम आइन से स्ट्रॉन्गर जितने भी एसिड्स हम वाटर में डालेंगे, क्योंकि उसने उन सबको हाइड्रोक्सोनियम आइन के लेवल पर ले आना है, तो इसलिए वो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बिकॉज दिस सॉल्वेंट यानी जो वाटर है वो लेवल्स कर रहा है, लेवल्स द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एसिड्स मेकिंग देम अपीयर आइडेंटिकल, ठीक है। फिर आपने ये इक्वेशंस लिख देनी है, ठीक है। मैक्स मतलब ये तो 5 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आप 3-4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ये शो करें कि हमने डिफरेंट एसिड्स डाले हैं, वो सब के सब कॉन्जुगेट एसिड यानी H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए हैं, साथ जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लेवलिंग इफेक्ट को कंपनसेट करेंगे, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 3 पॉइंट्स आपने इसके लिखने हैं कि लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर कैन बी कंपनसेटेड फॉर इफ मोर वीकली बेसिक सॉल्वेंट लाइक एसिडिक एसिड इज एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ वाटर। अब हम उसका बता रहे हैं कि ठीक है हम उसको यूज़ करेंगे तो वो करेगा क्या। सिंस एसिटिक एसिड इज़ वीकर बेस देन वाटर सो इट इज़ नॉट ईजीली प्रोटोनेटेड। तो यही इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये वीकर है और वो इजीली प्रोटोनेट नहीं होगा। जब इजीली प्रोटोनेट नहीं होगा तो वो सब एसिड्स को डिफरेंट लेवल पर डिफरेंशिएट करेगा। सो एप्रिशिएबल डिफरेंसेस इन प्रोटॉन डोनेशंस ऑफ एसिड्स आर ऑब्जर्व्ड इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको कंप्लीटली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब ब्रीफली दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली हमने जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसमें हमने रेट्स ऑफ रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो अदर फैक्टर्स के साथ देखा है, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया, ठीक है, उसके अलावा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो टेम्परेचर का एक्सक्लूसिवली जो है वो हमने इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं देखा, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। Rates of reactions generally increases with increase in temperature. According to Cullinan theory, the rate of reaction is proportional to the number of collisions among the reactant molecules. ठीक है, मीन्स कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट्स के दरम्यान में collisions ज़्यादा होंगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। As increase in temperature increases the average kinetic energy of the molecules and hence the Cullinan frequency increases. अब कुलियन फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज करती है तो हम उसमें ये प्रॉपरली बताएंगे कि इफेक्टिव कुलियंस की वजह से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जब कुलियन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी ऑब्वियसली बात है कि जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलियंस हैं वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपने प्रॉपरली यहाँ पर इसको बता दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से किस तरीके से जो है सीक्वेंस वाइज हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हम जैसे कि टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं इसलिए हमने ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी कुछ डिस्कशन करनी है और फिर हायर टेम्परेचर पे भी करनी है, ठीक है। तो इसमें आपने थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इसमें कुलियन थ्योरी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने शुरू हो जाते हैं। तो हमने कुलियन थ्योरी का यहाँ पर हवाला तो दिया है, ठीक है, ये देखें आपने इस वाले 2 लाइन्स में, यानी नंबर ऑफ कुलियंस और उसके बाद ये कुलियन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। लेकिन प्रॉपरली आपने कुलियन फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन नहीं करना कि 2 टाइप्स की जो होती हैं कुलियंस होती हैं, इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव, इफेक्टिव में ये फैक्टर्स होते हैं। वो पूरा एक कुलियन थ्योरी का क्वेश्चन होगा कि हाउ द कुलियन थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट दी इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी पूरी कुलियन थ्योरी का पूछा जाएगा तो वो लिखना है, सिंपल टेम्परेचर का पूछा जाएगा तो आपने जो है वो ग्राफ्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और कुलियन थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स पोजेसेस एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। The number of molecules having at least kinetic energy equal to activation energy at temperature T is proportional to the shaded area under the Maxwell-Boltzmann curve of kinetic energy. क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल जब टेम्परेचर होगा तो हमारे पास समझें कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं या 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो नॉर्मल यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा जो है वो एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक के पास है 9, एक के पास है 2, एक के पास 1, 4, 1, ठीक है। तो अब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, हो सकता है इन सब की एवरेज हम निकालें तो वो 6 निकल आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी निकाली नहीं है, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा यानी एक्टिवेशन एनर्जी किसी एक मॉलिक्यूल के पास है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, सब की एनर्जीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है, सब की एनर्जीज़ बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि हमारे पास ये जो है ये भी 9 पर पहुँच जाए, ठीक है, ये भी 9 पर पहुंच जाए, ठीक है, ये 5 पे पहुंच जाए, ये 4 पे पहुंच जाए, ठीक है, सबकी एनर्जीज इंक्रीज हो गई। अब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द एवरेज एनर्जी, उनका नंबर बढ़ गया, ठीक है, उनका नंबर बढ़ गया क्योंकि सबकी एनर्जीज इंक्रीज हुई हैं, उनका भी नंबर बढ़ गया। तो अगर हम इसको जो है वो बोल्ट्जमैन कर्व के थ्रू शो करेंगे, ठीक है, तो उस तरीके से अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे और हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स शो हो रहे होंगे, जिसको हमने शेडेड एरिया के थ्रू शो करना है, ठीक है। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इंक्रीज एंड द मोर मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इन दिस वे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 2 to 3 folds फॉर ईच 10 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपने मस्ट ड्रॉ करना है और ग्राफ और बहुत अच्छे से इसी तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि ये जो लो टेम्परेचर है 310 केल्विन, 310 केल्विन में हमारे पास जो है वो 310 नहीं 300 यानी जो हमारे पास लो टेम्परेचर है उस पर हमारे पास ये जो ब्लू में है ना
ब्लू में, ये एरिया बता रहा है कि इतने कम मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद है, ठीक है, यानी एनर्जी ग्रेटर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम 10 केल्विन इंक्रीज़ करते हैं तो अब ये देखें थोड़ा सा इस तरीके से कर्व हो गया, मींस कि इसका शेडिड एरिया ज़्यादा हो गया है, ठीक है, शेडिड एरिया जो है वो बढ़ गया है। उस शेडिड एरिया को हमने इस तरह से लाइन से शो किया, ठीक है, ये लाइन से शो हो रहा है, तो आपने भी इसी तरह कलर्ड और लाइन से शो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ये शो कर रही है कि अब जब टेम्परेचर बढ़ाया तो शेडिड एरिया भी ज़्यादा हो गया, और ये शेडिड एरिया ज़्यादा शेडिड एरिया क्या शो कर रहा है कि अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी यानी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। और लास्ट में आपने आर्हेनियस की लाइन जो इक्वेशन है उसकी भी लाइन लिखनी है। आर्हेनियस in 1889 studied the effect of temperature on the rate of reactions by the following equation: K is equals to AE minus एक्टिवेशन एनर्जी ओवर RT, ठीक है, ये इसकी पावर में होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो K है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट कांस्टेंट, A आर्हेनियस कांस्टेंट है, और जो कि आर्हेनियस कांस्टेंट किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड विद द कुलियन फ्रीक्वेंसी एंड ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है। सो लास्ट में हमने क्या चीज़ डिसाइड की, दिस इक्वेशन शोज दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, ठीक है, यानी इसमें तो वो रिलेशनशिप बता रहा है ना कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, तो जब के यानी रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया है, और अगर टेम्परेचर का इफेक्ट आए ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने इसको इसी तरीके से जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अ गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। यहाँ पर कॉपर और जिंक की जो है वो इक्वेशंस दी हुई हैं, बाज़-औक़ात इक्वेशंस नहीं दी जाती, ठीक है, ये नहीं दी जाती, आपको खुद बनानी पड़ेंगी, ठीक है, यानी इस तरह से दे दिया जाता है, यानी कॉपर जो है वो कॉपर +2 में जा रहा है, जिंक भी जिंक +2 में जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो ही जाएंगे, ठीक है, और ये आपको क्वेश्चंस खुद लिखनी होंगी, लेकिन साथ ये जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स दोनों की गिवन होती हैं, ठीक है। अब जब हमें ये चीज़ दी जाती है ना, उससे हमें खुद ही पता चल जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन दोनों में गेन हो रहे हैं तो ये जो है वो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ये ना हो कि अगर आपने सबको एक ही तरीके से ट्रीट करें हो, सब जो न्यूमेरिकल डाटा उसको एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हों, ठीक है, अगर एक ही ऑक्सीडेशन एक ही रिडक्शन गिवन है तो उसको भी उसी तरीके से कर रहे हो तो आपका ई नॉट ऑफ द वैल्यू भी जो है वो रॉन्ग आ जाएगी, और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। साथ हमें बताना है एनोड कौन है और कैथोड कौन है, ठीक है, नेट रिएक्शन भी लिखना है और ई नॉट ऑफ द सेल भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास आप यानी इससे रिलेटेड जो है इसी तरीके से सेम क्वेश्चन हम 2013 के दोनों पेपर्स में भी कर चुके हैं, ठीक है। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल डायरेक्टली जो है वो पूछी हुई है, ठीक है, 12.8 एग्जाम्पल जिसको मैंने हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल शो किया हुआ था, ठीक है, ऑलरेडी जो है वो चैनल पे न्यूमेरिकल्स अपलोडेड हैं जिसमें उनको लो ऑर्डर न्यूमेरिकल और हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल में डिवाइड किया जाता है, और जो हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल फॉर जिंक कॉपर सेल एंड राइट द सेल रिएक्शंस एंड शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब देखें आपकी जो एग्जांपल है उसमें तो कुछ भी उस तरीके से उन्होंने हमें दिया नहीं है, इक्वेशंस दी नहीं है, इक्वेशंस हमें खुद बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हमने क्या किया, स्टार्ट किया, हमने इक्वेशंस लिखी, ठीक है, उनकी स्टेट्स लिखी, रिडक्शन पोटेंशियल्स हमने ऊपर हेडिंग दी कि हमें ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स की, मैंने जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिडक्शन होगी, वहाँ पर रिडक्शन भी लगकर, जिसकी कम है उसकी जगह ऑक्सीडेशन भी लगकर। तो इसी तरीके से आपने इसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सिंपल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह नहीं लिखना, आप प्रॉपर बता रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम रिएक्शन इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अब देखें जब आपको पता चल गया
कि किस पे रिडक्शन हो रही है, किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड एक्ट करेगा, जिसमें रिडक्शन हो रही है वो कैथोड एक्ट करेगा। तो कैथोड यानी रिडक्शन वाली इक्वेशन को तो आप उसी तरह से रहने देंगे, लेकिन जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसको आप क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ये इक्वेशन अभी हमारे पास कौन सी शो हो रही है, रिडक्शन की। इसको हम उल्ट करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन की इक्वेशन शो होगी। ठीक है, तो हमने यही लिखना है कि रिवर्स इक्वेशन नंबर 1 एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने रिवर्स करके लिख ली, ये सेकंड लिख ली। ठीक है, इसको हम जो है वो अब ऐड करके लिख रहे हैं। ऊपर हमने लिखा कि फर्स्ट वाली एनोड है और एनोड जो है उसका साइन जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो उसकी नेचर या साइन उसका नेगेटिव होता है। ठीक है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह हो रही होती है, ठीक है, जिसमें हम बैटरी खुद लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो अटैच होगा वो पॉजिटिव उसका साइन हो जाता है, और जो नेगेटिव के साथ अटैच होगा वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ जो है वो हमारे पास एनोड होता है। ठीक है, नेगेटिव के साथ जो है वो हमारे पास कैथोड होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं उनका एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होगा, लेकिन जो गैल्वेनिक सेल्स होंगे उनका एनोड नेगेटिव और कैथोड जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी नेट इक्वेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो जाएंगे और बाकी हमारे पास ये जो है नेट इक्वेशन आ जाएगी। और अब हम सेल पोटेंशियल डिटरमिन करेंगे। सेल पोटेंशियल की देखें, आपके पास ऑलरेडी जो हम 2013 के पेपर में डिस्कस कर चुके हैं ये वाली इक्वेशंस। ठीक है, तो उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन में एनोड की कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड की जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन की हुई थी। ठीक है, तो जब दोनों की अलग अलग यानी एक की ऑक्सीडेशन और एक की रिडक्शन गिवन हो, तो हमारे पास फॉर्मूला में ई नॉट ऑफ द कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ द एनोड होगा। ठीक है, अगर एक ही एनोड और एक ही कैथोड गिवन है, लेकिन अगर दोनों की ही रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला में माइनस होगा। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा से अपने माइंड में क्लियर कर लें। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें एक भी जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन थी, दूसरी भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन थी, तो इसलिए हमने जब ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करनी है तो हमने कहना है ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। तो कैथोड जो है वो कॉपर बना था, ठीक है, और एनोड जो है वो जिंक बना था, इसलिए हमने उनकी पोटेंशियल्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पर जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मेथड है कि आपने इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब यहाँ पर सिंपल ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह लें क्लियर नहीं है, और क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चंस में आ नहीं सकता, तो अब इसमें हो सकता है कि सिंपल इन्होंने यही पूछा हुआ है कि बस एग्जांपल्स बता दें, और आपको हर एक की जब आप जो है 2 एग्जांपल्स बताएंगे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक्सप्लेन करने के लिए आया कि इनके स्ट्रक्चर्स भी एक्सप्लेन करें, तो वो 3 नंबर में 1 या 2 मॉलिक्यूल्स के आ सकते हैं, ज़्यादा के नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ पर तो 6 एग्जांपल्स आ जाएंगी ना। तो आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है कि इन सब की जो टाइप है ना AB4, AB3E, AB2E2, इनके मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स बतानी है। तो आप सबसे पहले इस तरह से करेंगे, हेयर इन द गिवन मॉलिक्यूल्स, ए क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल एटम को, बी सराउंडिंग एटम्स को, और ई जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर AB4 में एग्जांपल आ जाएगी मीथेन, और अब मीथेन की ही का ग्रुप आप लेना है। ठीक है, यानी कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है तो आप SiH4 लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है AB3E। अब इसमें हमारे पास नाइट्रोजन यानी अमोनिया की एग्जांपल है, तो अमोनिया के नीचे ही ग्रुप में अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में तो फास्फोरस प्रेजेंट है, तो वो आप PH3 कर लें, PCl3 कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी। नेक्स्ट है AB2E2। ठीक है, बेसिकली सेंट्रल एटम आपने जो है वो एग्जैक्टली वो ही चूज़ करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास सेंट्रल एटम यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्योंकि 2 लॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है, और 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज होते हैं, तो इस वजह से ये AB2E2 में ऑक्सीजन वाली फैमिली जो ग्रुप है सेंट्रल एटम उसकी एग्जांपल आएगी।
ठीक है। तो H2O, अब ऑक्सीजन को में अगर आप देखें उसके ग्रुप में देखें पीरियोडिक टेबल में, तो ऑक्सीजन से नीचे सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास H2O और H2S जो है वो एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हमने जो है वो 2 लोन पेयर्स भी शो करने हैं, ठीक है। और AB3E में हमने 1 लोन पेयर शो करना है। तो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी आर एज फॉलोज। अब इनके आगे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उनका, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यानी अमोनिया, वाटर, ठीक है, और मीथेन, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है वो डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं। आपने इनको लिखना कैसे है वो आप यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्ली देख सकते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करनी है। अब ये अमोनिया का है, ठीक है, इसको कैसे आपने लिखना है, एंड देन AB2E2 मॉलिक्यूल को आपने कैसे लिखना है, ठीक है। और फिर इसका जो है वो आपने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम इसका सेक्शन बी को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।